Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the nuclear fission and nuclear fusion. अब हम साथियों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नाभिकीय विखंडन क्या होती है। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व पर बड़े नाभिक पर ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, टक्कर कराते हैं, तो वो नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जब किसी बड़े नाभिक या बड़े रेडियो एक्टिव नाभिक पर ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं तो वो बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रकार से किसी बड़े नाभिक को ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन से टक्कर करा करके छोटे नाभिकों में दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटने की जो घटना होती है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस अभिक्रिया का उदाहरण। तो जैसे 92 यूरेनियम 238 था, तो इसके दो समस्थानिक होते हैं, एक यूरेनियम 235 यूरेनियम 238। तो पहले तो हम इसके समस्थानिकों में से 92 यूरेनियम 235 इसको इसमें ब्रेक किया समस्थानिक में। अब हम इस रियल में यही इसमें ही न्यूट्रॉन की टक्कर कराने से ये ब्रेक हो पाता है, डायरेक्ट ये टूटता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रिया बन जाएगी 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 इक्वल टू 56 बेरियम 143 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 0N1 प्लस E। ध्यान रखिएगा, एक के 3 न्यूट्रॉन यानी यहाँ पर गुणोत्तर क्रम में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा गुणोत्तर क्रम में उत्पन्न होती है। तो देखिएगा, ये जब इसमें ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन की टक्कर कराया तो बेरियम और क्रिप्टॉन दो छोटे नाभिकों में टूट गया और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ, अर्थात गुणोत्तर क्रम में ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो मान लेते हैं कि ये द्रव्यमान m1 है और इधर का ये द्रव्यमान m2 है। तो डेल्टा m इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 और ये मान लगभग 0.21 AMU आता है। जब इसको हम ऊर्जा में बदलते हैं ये बाइंडिंग एनर्जी में, तो डेल्टा m इंटू 931, तो 0.21 इंटू 931 तो अप्रॉक्स ये 200 MeV लगभग 190 195 ऐसे आता है, क्योंकि इसके मान में भी कुछ न कुछ डेविएशन होता रहे, कहीं पर 143 होगा, कहीं पर 141, तो कुछ मानों में भिन्नता भी आती जाएगी। औसत मान जो होगा लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया गुणोत्तर क्रम में चलने वाली है और किस तरीके से होती है देखिएगा, एक बार इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये 92 यूरेनियम था 235, न्यूट्रॉन की टक्कर कराई तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए, एक ये और एक ये। यहाँ पर न्यूट्रॉन था, यहाँ पर न्यूट्रॉन था और यहाँ पर न्यूट्रॉन था। ये फिर अपने 3 में विभक्त हो जाएंगे और फिर ये अपने 3 में, ऐसे ही बहुत ही कम समय में ये अनियंत्रित अभिक्रिया में बदल जाती है, यानी इसका विशाल रूप देखने को मिलता है। तो ये गुणोत्तर क्रम में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये अनियंत्रित अभिक्रिया है। इसके नियंत्रण के लिए यहाँ पर जो यूज करते हैं तो क्या करते हैं, कैडमियम या ग्रेफाइट की छड़ें उपयोग करते हैं या भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये नाभिकीय विखंडन एक अनियंत्रित अभिक्रिया है जिसको नियंत्रित करने के लिए भारी जल या कैडमियम या ग्रेफाइट की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अब आइए हम डिस्कस करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर अभिक्रिया करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 1H1 प्लस 1H1 इक्वल टू 1H3 प्लस
पॉजिट्रॉन प्लस गामा और 0.42 MeV ऊर्जा। ध्यान रखिएगा इन अभिक्रियाओं की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। 1s2 प्लस 1s2 2s3 प्लस न्यूट्रॉन और 3.27 MeV ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऐसे ही 1s2 प्लस 1s2 1s3 में बदलेगा प्लस 1h1 में, तो 4.03 MeV ऊर्जा उत्पन्न होगी। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब परस्पर क्रिया करते हैं तो 2 गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं और 1.02 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1s2 प्लस 1h1 ये जब रिएक्ट करते हैं तो 2He3 प्लस गामा प्लस 5.49 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। 2He3 प्लस 2s3 प्लस 2s3 2He4 बनाता है और 1h1 प्लस 1h1 2 प्रोटियम होंगे और 12.86 MeV ऊर्जा उत्पन्न होगी। या हम 4 1h1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2He4 प्लस 8 गामा फोटॉन प्लस 26.7 MeV ऊर्जा उत्पन्न होगी। ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर, तो ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन में जो नाभिकीय विखंडन एक अनियंत्रित अभिक्रिया है। आप ऐसे इसके पॉइंट डाल सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन एक अनियंत्रित अभिक्रिया है। ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन जो है एक अनियंत्रित अभिक्रिया है और इसमें ईंधन के रूप में जो उपयुक्त होता है, ईंधन के रूप में यूरेनियम उपयोग होता है। 92 यूरेनियम 235 उपयोग होता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम उपयोग होता है और न्यूट्रॉन मंदक के रूप में जो होता है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल, कैडमियम या ग्रेफाइट की छड़ें ये उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया जो है इसका विस्फोट जो है, विस्फोट के पर, यानी के क्या है, गुणक कारक फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं गुणक कारक पर निर्भर करता है। अब ये गुणक कारक के क्या मान होंगे जब ये अभिक्रिया संपादित होगी या नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा कि के लिए अगर के का मान 1 है, के का मान ग्रेटर देन 1 है और के का मान लेस देन 1 है, तो जब अभिक्रिया में के का मान 1 के बराबर होगा तो रिएक्टर की प्रवृत्ति जो होगी, तो रिएक्टर की प्रवृत्ति ये कैसी होगी, क्रांतिक होगी। ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा हो तब के लिए के का मान अगर 1 है तो रिएक्टर की प्रवृत्ति क्रांतिक होगी, और अगर के का मान 1 से बड़ा हो जाए तो रिएक्टर की प्रवृत्ति अतिक्रांतिक होगी, और अगर के का मान 1 से छोटा है तो विस्फोट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है गुणक कारक फैक्टर की विशेषता। अगर के का मान 1 के बराबर है तो रिएक्टर की प्रवृत्ति क्रांतिक हो जाएगी, क्रिटिकल। अगर 1 से बड़ा है के का मान तो अतिक्रांतिक होगी, और 1 से छोटा है के का मान तो विस्फोट नहीं होगा। अब आइए हम ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये विस्फोट होता है और के का मान रियल में क्या होता है। इसके लिए गुणक कारक का मान कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं, देखते हैं ये गुणक कारक क्या होगा। इसके लिए तो मानते हैं कि जैसे कोई नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या n होती है और यहाँ से जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो
L है और जो अवशोषित न्यूट्रॉन है वो A है। ठीक है, L का मतलब उत्सर्जित न्यूट्रॉन और A का मतलब अवशोषित न्यूट्रॉन और N जो है वो है कुल न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो देखते हैं ये कुल न्यूट्रॉन जो होंगे A प्लस एल के ही इक्वल होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि n माइनस ए इक्वल टू एल या n माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू 1, ये समीकरण रहेगा। अब n क्या है, तो मान लेते हैं कि इस परमाणु की रेडियोएक्टिव तत्व है जो उसकी त्रिज्या r है, तो इसका आयतन जो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और एरिया जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब कैसे ये निर्भर करते हैं इसके लिए देखिएगा, ये आया n माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू 1, जहां n प्रोपोर्शनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो n इक्वल टू K1 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये नाभिक अंदर ही होंगे नाभिकीय परमाणु के। इसी तरीके से A जो होंगे अवशोषित न्यूट्रॉन, ये भी आयतन के ही समानुपाती होंगे, तो A इक्वल टू K2 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं, L प्रोपोर्शनल 4 पाई आर स्क्वायर, तो L इक्वल टू K3 4 पाई आर स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है। अब हमने इनसे n का मान, a का मान और l का मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए, तो देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन K1 माइनस K2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर K3, ये आएगा इक्वल टू 1 है, तो 4 पाई से 4 पाई, ये आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल, K1 माइनस K2 अपॉन 3K3, ये 3 भी नीचे आ जाएगा इक्वल टू इक्वल टू 1, और ये जो मान है K के इक्वल होता है इक्वल टू 1, तो K बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R, जहां K की वैल्यू क्या है K1 माइनस K2 अपॉन 3K3। यही था गुणक कारक, ध्यान रखिएगा गुणक कारक, ये गुणक कारक है। तो इस तरीके से वो जो गुणक कारक का मान विस्फोट की तीव्रता या उस पर निर्भर करता था, वो K का मान K1 माइनस K2 अपॉन 3K3 था, जिसका मान 1 था। तो ये जो रिएक्टर की प्रवृत्ति थी वो क्रांतिक थी, K का मान 1 से बड़ा था तो अतिक्रांतिक, और अगर लेस देन 1 होता तो विस्फोट नहीं होता। ओके।